कभी कोई पटवारी दिख गया तो वो लगता था पटवारी बन जाए, आरआई दिख गए, या कभी कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टीटी दिख गए तो लगता था कि टीटी बन जाए। एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, तो वो गलती ना करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है और हम एक एक टॉपिक को अगर बहुत डिटेल में पढ़ने लगे तो ज़िंदगी में सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है, बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है। जो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते, दूसरा पढ़ते थे फिर वापस पहला भूल जाते थे, एक ही सब्जेक्ट में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते तो प्रीवियस चैप्टर भूल जाते थे। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कतें होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा पर। दोस्तों आज हमारे चैनल के जो गेस्ट हैं श्री पीयूष तिवारी सर हैं। आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आप CGPSC एस्पिरेंट में काफ़ी लोकप्रिय हैं। सर स्टूडेंट को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सर का अपना एक YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टॉपर्स की नोट और प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी काफ़ी शेयर करते रहते हैं। सर सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सर का पहले 2019 में DSP के रूप में चयन हुआ था। उसके बाद 2020 में इनका एज ए डिप्टी कलेक्टर चयन हुआ है और सर फिलहाल अभी कोटा के तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा सर कि जो बचपन का पीयूष तिवारी से डिप्टी कलेक्टर, द लीजेंड CGPSC पीयूष तिवारी बनने तक का सफ़र सर, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। जी, मैं कबीरधाम जिले में पंडरिया तहसील बाघामुड़ा से हूँ, ग्राम बाघामुड़ा से। शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी और मेरी फैमिली वहीं रहती थी। उसके बाद वहाँ स्कूलिंग की सुविधा नहीं थी, इस वजह से फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पंडरिया आ गया। फिर पंडरिया से ही मेरी सरस्वती शिशु मंदिर हिंदी माध्यम में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई हुई और उसके बाद आगे की पढ़ाई की सुविधा वहाँ ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए फिर मैं बिलासपुर आ गया और फिर यहाँ महर्षि विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाई की। तो शुरुआती दिनों में कभी ऐसा कोई लक्ष्य था नहीं कि क्या करना है करके, बस ऐसा था कि कोई नौकरी मिल जाए, उसी के लिए पढ़ाई कर रहा था। और मतलब कोई परिवार में कोई बहुत बड़ा सिविल सर्वेंट भी नहीं था या कोई बड़े पद पर नहीं था, तो ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं था। आसपास जो भी दिखता था, कभी कोई पटवारी दिख गया तो वो लगता था पटवारी बन जाए, आरआई दिख गए, या कभी कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टीटी दिख गए तो लगता था कि टीटी बन जाए। मतलब कभी सोचा नहीं था कि क्या बनना है करके। और उसके बाद फिर 11th-12th में फिर मेरी फैमिली में बड़े भैया हैं और उन लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है ये भी एक अच्छा ऑप्शन, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो फिर मैं इंजीनियरिंग की तरफ चले गया। उस समय भी सोचा नहीं था कि क्या करना है, बस कोई जॉब मिल जाए। फिर वैसे ही हुआ कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब लग गई तो जॉब कंटिन्यू किया, लेकिन जब जॉब में गया तब फिर समझ आने लगा कि मैं इस जॉब के लिए तो नहीं बना हूँ, कुछ लाइफ में बड़ा करना है जिसमें मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ और एक रिस्पेक्टेबल जॉब हो। तो उसके बाद और लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये जॉब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ। फिर उसी समय दीदी है मेरी फैमिली में, उनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ था, तो उनसे मोटिवेशन भी मिली कि मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब के साथ साथ तैयारी चालू की। फिर लेकिन मुझे लगा कि जॉब के साथ तैयारी नहीं हो सकती है, तो फिर 2019 में मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और फिर तैयारी की। फिर 2019 में DSP के पद पर चयन हुआ और फिर 20 की PSC में डिप्टी कलेक्टर के पद पर। सर आप अपने थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपका काम जो आप जो तहसीलदार के रूप में आप कार्यरत हैं सर, तो क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ भी ऑफिस? जी जी, जैसे डिप्टी कलेक्टर के पद पर जब चयन होता है तो ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग। उसके बाद फिर अलग अलग पोस्ट में काम फील्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो जैसे कभी जनपद CO, कभी तहसीलदार। तो अभी जैसे मुझे 3 महीने का कार्यकाल मिला है तहसीलदार के रूप में। तो तहसीलदार के रूप में एक तो हम राजस्व अधिकारी होते हैं, जो मतलब जितने जमीन है, सरकारी जमीन, उसकी हम संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और जो जमीन से संबंधित जितने विवाद होते हैं, जैसे नामांतरण, बंटवारा या फिर कब्जा के संबंध में जो भी विवाद होता है, तो उसको राजस्व न्यायालय के रूप में सुलझाते हैं। और उसके अलावा फिर कार्यपालक दंडाधिकारी भी होते हैं, जिसका मुख्य काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कभी भी कुछ दंगा फसाद की स्थिति होती है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, या कभी ऐसा आशंका होता है कि परिशांति भंग हो सकती है तो फिर उनसे बॉन्ड भी भराया जाता है। और उसके अलावा फिर थर्ड, जो हम कलेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं, तो किसी भी सेक्टर में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या माइनिंग, किसी भी क्षेत्र में लगता है कि कुछ गलत काम हो रहा है या जिसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसमें हम प्रतिवेदन भी देते हैं और फिर उसमें कार्रवाई की जाती है। सर मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक मैं वीडियो डालता हूँ सर। मैं आप
एक अधिकारी के रूप में जिसका चयन होता है, तो उनके जर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं, उनको शेयर करते हैं। तो सर अभी CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो अभी जी जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं जी तो उनके लिए सर आप क्या गाइड करना चाहेंगे? जी, पहले तो आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके लिए पूरे एक्सपीरियंस की तरफ से धन्यवाद, और इस काम को करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम। और अभी जो मेंस के लिए आप बोल रहे हैं, कि मेंस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि स्ट्रेटजी बनाना, और वो सिलेबस को देख के समझ आती है कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना चाहिए। लेकिन सर CGPSC मेंस में एक पेपर 6 और पेपर 7 है, जी ये को बहुत वास्ट सिलेबस है, जी तो इसको कवर करने का और इसके लिए सर कुछ स्ट्रेटजी बताइए आप, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिले कुछ। जी। हाँ, पेपर 6 की जैसे पहले बात करें, तो पेपर 6 काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अच्छी बात यह है कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब आपको एक बार पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिलॉसफी है, बहुत सारे फिलॉसफर हैं, लेकिन कभी बहुत घुमा के नहीं आता सीधा, कांट की फिलॉसफी क्या है, या मैं सोचता हूँ मैं हूँ ये, इसके बारे में बताइए, मतलब डायरेक्ट आता है, तो वो आप सीधा पढ़ सकते हैं। और बुक लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है पीयूष CGPSC, उसमें शेयर किया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और पेपर 7 के लिए मैंने जो नोट्स बनाए थे, उसका भी PDF मैंने अपने चैनल में डाल दिया है, उसको भी लोग फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। और पेपर 7 के लिए ये बोलना चाहूँगा कि पेपर 7 में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हमको उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, कि कभी भी जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए तो हमको राइटिंग प्रैक्टिस उस हिसाब से होनी चाहिए, कि जब नए क्वेश्चन भी आए तो हम उसमें कुछ ना कुछ लिख सकें। तो वो चीज़ें बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि हमको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, कि जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब के माध्यम से उसमें जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। सर मेंस एस्पिरेंट के लिए अभी मेंस का एग्जाम दिलाएंगे सर, उनके लिए 3 मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए उनको, उसके जी बारे में सर थोड़ा सा। जी। एक तो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग यही करते हैं कि बस पढ़ना चालू कर देते हैं, कहीं किसी कोचिंग में जाते हैं, उसको डायरेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, या कोई भी बुक उठा के सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं। तो वो गलती नहीं करना है, हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। तो वो चीजें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो गलती ना करें। दूसरी गलती करते हैं कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, तो वो गलती ना करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है जी सर, उन लोग अभी से CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर? जी। पहले तो उनको सजेशन ये है कि जो उनकी कॉलेज की पढ़ाई है उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। और एक तो क्योंकि कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो उसका कोशिश करना चाहिए, वहाँ पे जो क्लब्स कमेटी है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करना चाहिए, ताकि आपके पास एक विकल्प रहे कि CGPSC में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप कोई जॉब कर सकते हैं। ये चीज़ें उस समय रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आप जब PSC की तैयारी करने लगेंगे, और कई बार क्या 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, तो काफ़ी वो चीज़ डिमोटिवेटिंग होती है कि अगर मेरा PSC में नहीं हुआ तो मेरे पास क्या विकल्प रह जाते हैं। इसलिए अपने पास विकल्प एक हमेशा रखना चाहिए। दूसरा है कि साथ साथ आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ अगर टाइम मिलता है तो पहले प्री से तैयारी चालू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल एग्जाम है। तो प्री फर्स्ट ईयर में अच्छे से तैयारी कर लें, सेकेंड ईयर में फिर मेंस की तैयारी करें, और थर्ड ईयर में फिर दोनों को एक साथ लेके तैयारी करें। उसके बाद जब आप कॉलेज से निकलें तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो, बस एक बार रिवाइज करें और सीधा सिलेक्शन दे दें। सर CSET के बारे में थोड़ा सा बताइए कि CSET के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए सर? जी मैं मोस्टली वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जी। इनके लिए सर। सी सेट पहले काउंट होता था प्री में, लेकिन अब जब से वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहा है, बस क्वालिफाइंग रह गया है, तो जी लोग जनरली एक गलती करते हैं कि उसको बहुत पढ़ना एकदम छोड़ देते हैं, और उसी का परिणाम ये होता है कि अचानक से पेपर 1 तो निकल जाता है, बट पेपर 2 में लटक जाते हैं। तो सी सेट में रेगुलर टाइम दीजिए, मतलब डेली आधा एक घंटा टाइम दीजिए, उसमें लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, छत्तीसगढ़ी, हिंदी पे, क्योंकि ये चीज़ आपका सी सेट में अब 40 नंबर का आता है, तो सी सेट भी इससे आसानी से निकल जाएगा। दूसरा क्या है, मेंस में भी काम आएगा, पेपर 7 में इसका पेपर 1 में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके अलावा रीजनिंग में फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा फिर क्वांट होते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह, तो उसको डेली आप आधा एक घंटा टाइम दीजिए, जिसका मैथ्स वीक है, और फिर प्रैक्टिस करते रहिए, फिर ये आराम से निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सर, जो एस्पिरेंट अभी पहली बार मेंस में अपीयरिंग दे रहे हैं सर, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या स्ट्रेटजी सर उनको फॉलो करना चाहिए? जी, तो उनको ये तो पहले जो मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताया वो तो जी करना ही है, और उसके अलावा ये करना है
कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है और हम एक एक टॉपिक को अगर बहुत डिटेल में पढ़ने लगे तो जिंदगी में सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया उतने को ही पढ़ना है और सबके बारे में बस एक एक दो दो पेज की जानकारी रखें और उसके जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके वो करें। सीजी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये जो दो सब्जेक्ट है सर, ये भी बहुत विशाल है। जी, तो इस सब्जेक्ट के लिए सर कोई स्ट्रेटजी? जैसे सीजी ज्योग्राफी अगर हम इसको डायरेक्ट फैक्ट के बेस में रटने लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा मैप के अकॉर्डिंग पढ़ें कि अगर कोई भी चीज़ हमें, अगर ये नदी महानदी कहाँ से बहती है तो कौन कौन से जिले से अगर बहती है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको उसको 7 या कितने 9 जिले आई थिंक, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, तो वो याद करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जब हम मैप में देखें कि महानदी का ऐसे बहती है और इस जिले से बहती है तो हमें विजुअलाइज हो जाएगा और उसके बाद उन जिलों को हम बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। सेम कोई पहाड़ है, पहाड़ हम याद करेंगे इस जिले में है तो याद नहीं होगा, लेकिन उसको जब हम देखेंगे मैप में चीजें क्लियर रहेंगी कि ये पहाड़ यहाँ पे है तो वो चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी को मैप्स के अकॉर्डिंग पढ़े और सीजी हिस्ट्री को कुछ कुछ ट्रिक्स बना के ही पढ़ने पड़ेंगे कि कुछ जैसे 4-5 लोग हैं तो चारों का फर्स्ट लेटर ले लें और उससे कुछ ट्रिक बना लें, ऐसा टाइप का कुछ करना पड़ेगा। सर जो स्टूडेंट सुदूर गांव में हैं, जिनके पास सर बिलासपुर और रायपुर शहर में रहने का साधन नहीं है या लाइब्रेरी कल्चर नहीं है वहाँ, नालंदा परिसर जैसा नालंदा या सेंट्रल लाइब्रेरी माहौल नहीं है सर, जी ऐसे एस्पिरेंट सर, ऐसे स्टूडेंट कैसे तैयारी करें सर? क्या वो घर जी में बैठ के तैयारी कर सकते हैं सीजीपीएससी का? जी हाँ, पहले ये चीज़ें दिक्कत होती थी कि कोई खुद से पढ़ना चाहे क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, ऑनलाइन भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, तो पहले खुद से तैयारी करने में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन अभी कोई भी तैयारी करना चाहे तो सारे सब्जेक्ट के बुक्स नोट्स फॉर्म में अवेलेबल है, वो मेरे चैनल में भी मैंने डाला हुआ है, प्री के लिए भी अलग से और मेंस के लिए भी, तो उसको सीधा फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट खुद से पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। अगर उससे भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है तो किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चाहे तो खुद से तैयारी बहुत आसानी से हो सकता है घर बैठे। सर जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपको आप मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपको क्या लगता था? यार ये सब्जेक्ट ना जी सोचने पे मजबूर कर देता था। नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे ऐसा पर्टिकुलर नहीं लगा कि जिसमें तैयारी नहीं हो रही, बस ये लगता था कि सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब सारे सब्जेक्ट को कवर करना ये एक बड़ा टास्क होता था। तो क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते थे दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते, दूसरा पढ़ते थे फिर वापस पहला भूल जाते थे, एक ही सब्जेक्ट में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते थे तो प्रीवियस चैप्टर भूल जाते थे, तो ये चीजें बहुत दिक्कतें होती है। तो उसके लिए वही है, बार बार चीजों को जब रिवाइज करने लगते हैं 3 बार 4 बार 5 बार जब पढ़ते हैं तो चीजें अपने आप याद हो जाती है। तो सिलेबस एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस कंफ्यूजन से निकलने का क्या तरीका है? इसकी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, जितने बार रिवाइज हो सकता है उतने बार रिवाइज करना। ठीक है सर। एक सीजी व्यापम और सीजीपीएससी, जी, तो सर सिलेबस को कितने डेप्थ में कवर करें कि दोनों एग्जाम की तैयारी एक बार में हो जाए? दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है सिलेबस में, और अधिकांश हम व्यापम के सिलेक्शन पे देखें तो वही लोग होते हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सीजीपीएससी का बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। और व्यापम में कभी कभी होता है कि 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट की बस तैयारी करेंगे एग्जाम से पहले तो सिलेक्शन हो जाता है। सर अभी छत्तीसगढ़ में एक एसआई की भर्ती आई है, उसमें उसका भी प्रीलिम्स हो गया, उसका भी मेंस होने वाला है, और सीजीएसआई सीजीपीएससी का भी मेंस होने वाला है जी। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो दोनों का मेंस दिला रहे हैं। सर उनके मन में एक कंफ्यूजन है जी कि मैं किसको ज्यादा फोकस करूं, मेंस सीजीपीएससी मेंस को या एसआई मेंस को? जी, तो इन ऐसे एस्पिरेंट के लिए सर कुछ सजेशन? तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि पहली तो ये देखना चाहिए कि उसकी तैयारी किस लेवल की, अगर उसको लग रहा है कि मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है और इस बार पोस्ट निकल ही जाएगा, और दूसरा अगर ये है कि उनको कि मुझे सीजीपीएससी ही करना है तो उनको फिर मेंस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर हमें समझ आ रहा है कि मेंस की तैयारी हमारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है और दूसरा हमारी प्रायोरिटी ये है कि अभी किसी तरह से जॉब लग जाए और उसके बाद सीजीपीएससी कंटिन्यू करते रहें, तो और आई थिंक 90% स्टूडेंट इसी तरीके से होंगे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा उनको एसआई पे फोकस करना चाहिए। और एसआई पे एक बार पोस्ट जब लग जाए कोई तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैंने एक एग्जाम निकाला हुआ है और मेरे हाथ में एक नौकरी है, उसके बाद फिर वो सीजीपीएससी की अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। वही सर एक बैकअप प्लान वाला बात हो रहा है कि सीजीपीएससी के साथ बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे सर जो भी जैसे आपने इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड था तो आपके पास एक बैकअप प्लान था, प्लान बी भी था आपके साथ, और आपने जॉब करी भी और आपके पास एक्सपीरियंस भी हुआ सर। लेकिन जो सर बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, उनके पास सर कोई ऐसा टेक्निकल डिग्री है नहीं और वो सीजीपीएससी में आते हैं, 4 से 5 साल सीजीपीएससी को देते हैं जी, लेकिन आउटपुट कभी कभी होता है कि नहीं मिल पाता है सर, ना तो सीजीपीएससी हो पाता है ना तो व्यापम हो पाता है जी, और एज भी ज़्यादा हो जाती है जी। तो ऐसे स्टूडेंट सर कि कहाँ उन लोग ऐसी गलती करते हैं जो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? जी
तो पहला तो ये कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो तभी उसे जॉब मिल सकती है। हम जनरली ये गलती करते हैं कि बीए या बीएससी इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि कोई ना कोई एक कोर्स करना है, कि बस ग्रेजुएशन हो जाए, और इंटरेस्ट उतना रहता नहीं है। इस नज़रिए से करते हैं, इसलिए वो जॉब नहीं दे पाती वो अपनी डिग्री। लेकिन अगर कोई बीए, बीएससी, बीकॉम ये भी बहुत अच्छे से करे, इसमें सीखें और इसके साथ साथ अपनी स्किल भी डेवलप करें, साथ साथ अगर और कोई इसके बाद कोई डिग्री होती है, पीजीडीसीए, डीसीए, या फिर बीएड, एक काफ़ी अच्छा वो कोर्स होता है जिसको करने के बाद आपकी मतलब एटलीस्ट टीचर की जॉब तो लग ही सकती है। तो ऐसा कुछ कुछ डिग्री आप रख सकते हैं। और सीजीपीएससी में कूदने की एकदम हड़बड़ी मत करें। कुछ लोग 11-12 से ही कूद जाते हैं, या कॉलेज में। मैं ये सजेस्ट करूंगा, कॉलेज अच्छे से करिए, उसके बाद अपने करियर विकल्प रखिए, और जब आपके विकल्प हो जाते हैं उसके बाद 21, 22, 23 साल की उम्र में सीजीपीएससी में जंप करिए। और उसके बाद होता है सीजीपीएससी तो ठीक है, एकदम इसको जिंदगी भर के लिए वो नहीं रखना है कि मतलब ये यही मिलेगा नहीं तो और कुछ नहीं है, ऐसा टाइप का। 2-3 साल एकदम जी जान लगा के तैयारी करिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर अपने जो भी दूसरा विकल्प है उसमें जंप कर लेना चाहिए। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें सीट तो लिमिटेड होती है सर, लेकिन एस्पिरेंट लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है सर। अगर सीजीपीएससी में वैकेंसी आती है तो 8 से 10, 8 आती है मैक्सिमम डिप्टी कलेक्टर की, 10, 12 से 13 डीएसपी की, लेकिन चाहिए सबको डिप्टी कलेक्टर ही। जी, तो सर ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कि पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो भीड़ से हमें नहीं डरना है। क्योंकि भीड़ में जो 99% लोग होते हैं ना, वो एकदम नॉन सीरियस होते हैं। मतलब बस घर वाले ने बोला कि कुछ करना है तो आ गए। जैसे यहीं आप सीजीपीएससी की एग्जांपल देखें तो एक फैशन सा बन गया कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, चलो सीजीपीएससी करने चले जाते हैं। क्यों करना है, क्या करना है, नहीं पता। तो 90% लोग वैसे ही हैं, बस आ गए हैं, कभी जिंदगी में सिलेबस नहीं देखा है, कभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्यों, और पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन बाद पढ़ना बंद कर दे रहे हैं। तो 90% लोग ऐसे ही हैं, इनको देख के बिल्कुल ना डरे। अब बच जाते हैं, जैसे 1 लाख की अगर यहाँ सीजीपीएससी में भीड़ है, मुश्किल से 10,000 लोग बच गए जो थोड़े सीरियस है। अब 10,000 लोग में से भी 6-7 हजार तो ऐसे ही हैं जो पढ़ जरूर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो 7-8 हजार तो वैसे ही कट गए। अब मुश्किल से 1-2 हजार लोग बचे जो ठीक से पढ़ भी रहे हैं और स्ट्रेटजी भी है। अब उसमें से भी 200-400 ही बच जाते हैं जो इस दोनों चीजों को जानने के बाद भी कंटिन्यू कर पाते हैं। कुछ लोग क्या है, 6 महीने पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर हमें स्ट्रेटजी सही है, हम सीरियस भी हैं और अपनी कंटिन्यूटी जारी रखते हैं, सिलेक्शन हो या ना हो, तो ऐसे मुश्किल से 200-300 लोग ही बच जाते हैं इस एग्जाम में, और फिर उनका सिलेक्शन होना तय है, पोस्ट मिल ही जाता है। और पोस्ट कभी कभी क्या होता है, थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है कि 2-4 नंबर ऊपर ज्यादा होता है तो पोस्ट ऊपर ज्यादा भी, कम ज्यादा भी हो जाता है। तो एकदम हमारे हाथ में नहीं होता डिप्टी कलेक्टर बनना या डीएसपी बनना। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है और सीरियसली तैयारी करता है तो पोस्ट जरूर मिल जाएगा उसे। जी सर, अभी 2024 में जो प्रीलिम्स होने वाली है जी, तो इसके लिए सर लंबा टाइम है, 8 से 10 महीने का टाइम है सर जी। तो लॉन्ग टर्म में सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सर जी। अभी अगर नेक्स्ट ईयर जैसे फरवरी में अगर टारगेट करें जी, तो अभी उनके पास लगभग 1 साल है। तो शुरुआत के अभी मेंस का जैसे टाइम है, तो 2-4 महीने सजेस्ट करूंगा कि मेंस एक बार पढ़ लेना चाहिए और उन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जो प्री में नहीं है। तो उन सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लिए, जैसे पेपर 7 हो गया, पेपर 6 हो गया, इनको मेंस को एक बार कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर अगस्त से, जुलाई अगस्त से डेडिकेटेड प्री पे तैयारी करना चाहिए। और उसके बाद प्री की जब तैयारी हो गई, उसके बाद फरवरी के बाद जब अगला प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी तो एक बार हो चुका है, और प्री के सब्जेक्ट जो मेंस में वो भी हो गए, और उसके बाद फिर डायरेक्टली 2-3 महीने में वो दोनों को रिवाइज करते हुए फिर सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है। एक सर ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी, एनआईटी, आप खुद एनआईटी किए थे, उसके बाद अडानी ग्रुप में आप जॉब की, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब थी आपको। सर ऐसा कॉर्पोरेट जॉब में ऐसा क्या होता है कि वहां से लोग छोड़ करके सिविल सर्वेंट बनने के लिए आते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं? अभी मैक्सिमम देखता हूँ यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में हो, हर जगह सर ये एक ट्रेंड चल रहा है सर जी। तो ऐसे उन दोनों में क्या अंतर होता है जो जिस वजह से सर इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं? अगर करना ही होता तो पहले क्यों नहीं करते सर? जैसे इंजीनियरिंग करी और उसके बाद वो नहीं करते जी, 2-3 साल उधर जॉब करते हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने इस चीज को अनुभव किया है जी। इसके बारे में। तो उसकी एक मुख्य वजह ये है कि जब हम 11-12 में होते हैं तब तो हमें समझ नहीं आता है, उस इतनी उम्र हुई नहीं होती है कि हमें लाइफ में क्या करना उसका डिसीजन ले सके। तो जो आसपास की परिवेश होता है, तो जो आसपास के लोग करते हैं वो हम भी करने लग जाते हैं, तो ऐसे करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। और दूसरा क्या है, जब इंजीनियरिंग हम करते रहते हैं तब भी चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाती है कि जो कोई लोग कैट की तैयारी करते हैं तो कैट की तैयारी करने लग जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी में आ जाते हैं, तब भी आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि उस समय जॉब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वास्तव में हम जब जॉब स्टार्ट करते हैं ना,
तब हमें रियलाइज होता है कि अब हमें वास्तव में करना क्या है। उस समय फिर मतलब इंजीनियरिंग के बाद या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जॉब करने के समय समझ आता है कि हमें अपनी जॉब से एक सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, कि हम जो जॉब कर रहे हैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट, तो वो वहाँ पे मिसिंग रहती है। दूसरी क्या रहती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती कि हम जो कर रहे हैं मतलब इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो वो आउटपुट हमको सिविल सर्विसेज में मिल पाती है। कि एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आय प्रमाण पत्र हमको दिख रहा है, हम बना रहे हैं, सामने वाले को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में रहते हैं या किसी इंडस्ट्री में रहते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स ने भी ये सिद्धांत दिया है एलियनेशन का, कि जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई दिया बना रहा है तो छोटा सा पार्ट बना रहा है, लेकिन उसका आउटपुट उसे मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, हर चीज इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है कि हर किसी भी कंप्लीट जो फाइनल आउटपुट होता है उसका हम डायरेक्ट आउटपुट नहीं दे पाते, हम किसी एक छोटे से पार्ट का ही हिस्सा होते हैं। तो उस पर हमें सेटिस्फेक्शन ये नहीं मिल पाता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमारा क्या योगदान है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं माइनिंग में था, तो उससे क्या था, माइन से कोयला निकलता था, उससे फिर बिजली उत्पादन होता था, बिजली किसी घर तक पहुंचती थी, लेकिन मेरा उसमें एक छोटा सा योगदान था। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था कि मैं लोगों के लाइफ के बेटरमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ। तो वो चीजें किसी भी प्राइवेट जॉब में मिसिंग होती है। तो वो चीजें हमें सिविल सर्विसेज में मिल पाती है। जैसे हम यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट लेते हैं, तो डायरेक्ट हम आदेश करते हैं, वो इंप्लीमेंट होता है, उसका बेनिफिट मिलता है, या कोई भी हमारे डिसीजन का डायरेक्ट आउटपुट मिलता है। वो चीजें हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। इस वजह से लोग इधर आना चाहते हैं। लेकिन वहाँ सर कॉर्पोरेट जॉब में एक लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, बड़े शहर जी में रहना और जी मेट्रो सिटी में रहना, एक अच्छा स्कूल, फैमिली वाले के लिए भी जी एक आप जिसको बोलते हैं लग्जरी लाइफ। और यहाँ आप छोटे से ऑफिस में दिन भर गांव देहात के आदमी से मिलना होता है, जी। तो सर ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें मिलता है। हाँ, जब शुरू में मुझे भी लगता था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी और ये सारी चीजें होंगी, जी तो वो लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। और यही एक वजह है कि लोग शुरू में इंजीनियरिंग करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, जैसे आपने बोला भी था। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि जो शुरू में जब हमारी सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब 2-4 बार मिल जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि उससे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। उस सैलरी से ना आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, मतलब बेसिक सैलरी की सबको जरूरत होती है, लेकिन जब उसके बाद वो चीजें बढ़ने लगती है तो कोई उससे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आती है। उस समय आप सोचते हैं कि भले इतनी सैलरी मिले लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, और वो सेटिस्फेक्शन यहाँ के जॉब में मिल पाती है। सर, एक अवैध खनन करने वाले, भूमाफिया और इलीगल काम करने वाले, जितने भी इस टाइप के काम करने वाले हैं, तो उन लोगों में सर आपने जो कार्रवाई करी है सर, ट्रक को सीज करना और उनके खिलाफ एफआईआर कराना, ट्रक को थाने में देना, तो ये सब देख करके लगता है उन लोगों में सर एक आपका डर बना हुआ है। तो सर आप दिखते एकदम सिंपल दिखते हैं, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट हैं, और इसके पीछे क्या, कौन सा चेहरा है? सामने तो पीयूष तिवारी एकदम हंसमुख दिख रहे हैं जी, अंदर से कौन सा पीयूष तिवारी है? जी, मतलब मेरा ये फिलॉसफी शुरू से ही क्लियर है कि जो भी सही काम है उसको वो रुकना नहीं चाहिए, और दूसरा जो भी गलत काम है, इलीगल चीजें, वो होने नहीं दूंगा। तो आम जनता जब मेरे सामने प्रॉब्लम लेके आती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका तुरंत निराकरण कर दूं, और उनसे मैं काफी पोलाइट रहता हूँ। लेकिन जहां पे मुझे चीजें पता चलती है कि यहाँ पे चीजें गलत हो रही है, लीगल तरीके से हो रही है, फिर उन्हें उसी तरह से ट्रीट किया जाता है, और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी है, आगे भी और होते ही रहेगा ये सारी चीजें। सर, इस टाइप के जो भी गलत काम करते हैं और आप कार्रवाई करते हैं, तो सर कुछ आपको फोन भी आता होगा पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ, कि भाई छोड़ दो उसका, मेरा आदमी है, इस टाइप का आता है, तो ऐसे कैसे हैंडल करते हैं सर? जी, होता है कि फोन तो हमेशा आते ही है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये सलीका हो कि कौन सी बात कही कैसे कही जाती है तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर हम पोलाइटली उन्हें समझाते हैं कि भाई ये चीजें पे कार्रवाई करना क्यों जरूरी है और इससे फिर शासन को क्या फायदा होगा, जैसे कि ये जितनी अवैध चीजें होती है इससे शासन के राजस्व का नुकसान होता है, तो उन्हें जब उस चीजों को समझाया जाता है और पोलाइटली जब चीजें समझाई जाती है तो हर कोई समझता है और सपोर्ट भी करता है। जी सर, आप तहसीलदार के रूप में एक आप कोर्ट, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि तहसीलदार कोर्ट में क्या काम होता है और आप किस तरीके उसमें काम करते हैं सर? जी, राजस्व न्यायालय होता है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि जिसमें एक जज होता है और वकील आते हैं, वकील प्रकरण रखते हैं, अपने दलील देते हैं, शपथ होता है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद एक आदेश होता है। वैसे ही हमारा भी एक न्यायालय होता है जिसमें कोई भी भूमि संबंधी विवाद होते हैं, नामांतरण, बंटवारा या फिर कब्जे से संबंधित विवाद होता है, दो लोग आपस में बोलते हैं ये मेरी जमीन ये भी, तो प्रॉपर उस पर आर्ग्यूमेंट होता है और उसके बेसिस पे फिर हमें निर्णय लेना होता है कि ये जमीन किसकी है या किसके नाम पे करना है, किसका हक है। तो ये एक न्यायालय के रूप में कार्य होता है। सर, डिस्ट्रैक्शंस और निगेटिविटी, इससे कैसे बचें सर?
किसी भी समस्या को समाधान करने से पहले उसके कारण को जानना जरूरी है। तो डिस्ट्रैक्शन जनरली हमें इसलिए आता है क्योंकि हमें लक्ष्य क्लियर नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। जब हमें क्लियर होता है कि हमें ये पोस्ट चाहिए और इसी वजह से चाहिए, तो आधा डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा वजह ये होता है कि जब हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रहती, एक दिन पढ़ते एक दिन छोड़ देते हैं, तो फिर अपने आप में लगने लगता है कि यार इस तरह से तो एग्जाम नहीं निकल सकता। तो जब हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब रेगुलर टेस्ट सीरीज दिलाते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं और एक दिशा में जब आगे बढ़ते हैं और हमें रिजल्ट दिखने लगता है, तो उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन कम आता है। जब हमको पता रहता है कि हम जिस दिशा में पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन तय है, और तय भी नहीं है तो हो सकता है कुछ समय लगेगा, लेकिन कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती है आपको। जी सर, निमोरा की कुछ यादगार लम्हे, कुछ बातें और कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? जी, निमोरा काफ़ी अच्छा पार्ट होता है जो आपका मतलब ट्रेनिंग होता है, और जैसे कॉलेज लाइफ होती है वो कॉलेज लाइफ को वापस पुनर्जीवित कर देती है। जी क्योंकि जो क्लासेस होती है 10 से 5 होती है, उसके बाद हम पूरे तरीके फ्री रहते हैं। तो 5 के बाद कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, या कभी स्पोर्ट्स कुछ हो रहा है, या फिर हम लोग आपस में घूमने चले गए, साइकिलिंग कर लिया, जिम चले गए, बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और उसके अलावा फिर वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और उसके बाद फिर कभी मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूमने चले गए, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। निमोरा की शेड्यूल क्या होती है सर, जब आप वहाँ जी, रहते हैं ट्रेनिंग पीरियड? सुबह 6 बजे से पीटी स्टार्ट हो जाता है। पीटी कंपलसरी होता है, एक आधे एक घंटे का होता है। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद सबका पर्सनल चॉइस है कि कोई उसके बाद जिम जाता है या कुछ स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, या उसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार वगैरह होकर 10 बजे से हमें वहाँ पहुँच जाना होता है एकेडमी में। वो एकदम फिक्स्ड है। 10 से 5 क्लासेस होती हैं, बीच में लंच ब्रेक होता है और 15 मिनट का टी ब्रेक वगैरह होता है, लेकिन 10 से 5 ही फिक्स होता है। वापस आने के बाद अलग अलग डेज की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। किसी दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है, किसी दिन कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, किसी दिन एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे कि डिबेट कंपटीशन, या किसी दिन स्पीच देना होता है। ऐसे मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी एक्टिविटीज़ होती है, ये सब होती है। फिर रात को करीब 8:30 बजे के आसपास डिनर हो जाता है। उसके बाद फिर सोने का टाइम हो गया। सर, एग्जाम से, प्रीलिम से 30 दिन पहले क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि 30 दिन पहले पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, और लास्ट के 30 दिन रिवीजन को देना चाहिए, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिलाना चाहिए, और रेगुलर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करने चाहिए। मेंस एग्जाम से 30 दिन पहले सर? सेम स्ट्रेटजी मेंस में भी मेंस में भी सेम जी। स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर, ये मेरा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आप जो भी क्वेश्चन स्किप करना चाहेंगे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जवाब दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सर एक ही वर्ड में जवाब देना है, आप जैसे भी दे सकते हैं सर, क्लियर दे सकते हैं जी। ठीक है सर। सबसे पहले आपका निकनेम? पीयूष। ये और सर, क्या देखकर स्माइल आता है चेहरे पे? अब मेरा फेस ही नॉर्मली स्माइलिंग है। तो क्या देखकर गुस्सा, क्या देखकर आता है आपको? गुस्सा वही कि जब किसी के साथ गलत होता है या कोई अवैध चीजें होती है तब गुस्सा आता है मुझे। एक गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं? ऐसा कोई फिक्स गाना नहीं है, किशोर कुमार के पुराने गाने वगैरह सुनते रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ। और ऐसा कौन सा गाना है सर जिसको सुन करके आप डांस करने लग जाते हैं, मतलब अपने आप को रोकते कि नहीं डांस नहीं रोक करूंगा, लेकिन डांस निकल जाता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो पॉप सॉन्ग्स हैं, जो डीजे वाले सॉन्ग्स हैं, वो उनको सुन के कभी डांस करने का मन करता कोई सपना जो पूरा नहीं हो पाया आपका? है। नहीं, ऐसा कोई अभी सपना नहीं है। सर, खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में यूट्यूब, म्यूजिक, मूवीज, कभी घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बातचीत, यही सब। और सर, जिंदगी का सबसे बड़ा डर? डर, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मैं खोने से डरता हूँ। फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मम्मी। और आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं आपके फैमिली में? सभी करते हैं, ऐसा बोल पाना बहुत मुश्किल है। जी। लाइफ का सबसे जरूरी इंसान? मम्मी, मम्मी बोल सकते। खाने में क्या पसंद है? खाने में पोहा, आलू पराठा। फास्ट फूड में? फास्ट फूड में चाइनीज पसंद है, चाउमीन और मंचूरियन, ये सारी चीज़, मोमोज। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, बस थोड़ा कम खाता हूँ, और इंटरवल में खाता हूँ, और खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। सर, अब सिंगल है? जी। कब तक रहने का प्लान है? जब तक शादी नहीं होती है। नहीं तो शादी का कुछ होगा ना सर, अब डिप्टी कलेक्टर हो गए, अब इससे ज्यादा क्या? जी, अब घर वाले डिसाइड करेंगे इन चीज़ों को। पहली क्रश सर? करीना कपूर। करीना कपूर कब बनी थी? आई थिंक 8th 9th में था मैं तब। खत्म कब हुई, मतलब कि अभी भी है? नहीं नहीं नहीं, 1-2 साल में। शादी होने के बाद, उनके शादी होने के बाद सैफ अली थे या उसके बाद?
नहीं, उससे पहले ही। उससे पहले ही खत्म हो गया। अभी कोई अभी कोई नहीं। बॉलीवुड में किसको पसंद करता है? अभी ऐसा कोई खास नहीं। और नई मूवी वाले या इतने स्टार में किसी को नहीं? गाने में सिंगर? सिंगर अरिजीत सिंह अच्छा लगता है। अरिजीत सिंह अच्छा लगता है। और लेडीज में? लेडीज में श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जी। चलिए डिप्टी कलेक्टर बनने कोई शॉर्ट ट्रिक? इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको समय देना ही पड़ेगा जी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए टाइम निकाले सर, और बहुत अच्छा लगा सर। और हमारे फ्रेंड्स जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सर से सीख सकते हैं किस तरीके से सर ने पढ़ाई करी। सर एनआईटी गए, एनआईटी के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद डिप्टी कलेक्टर। और सर कहीं आईएएस बनने का प्लान तो नहीं है ना? हाँ। यूपीएससी का कहीं? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है, और मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई में, तो जॉब में ही पूरी टाइम चले जाती है, तो अभी तो कोई प्लान नहीं है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। और मेरा अगला वीडियो जो भी आएगा, मैं जिस भी अभी अधिकारी से इंटरव्यू करता हूँ, वैसे आपका ही क्वेश्चन रहता है, मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप अपना क्वेरीज हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। मेरे चैनल का नाम सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र है सर। आप मेरे व्यूअर्स के लिए सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र क्या देना चाहेंगे? हाँ, दोनों का एक ही तरीका है कि जो भी आपका दिल करे वही करिए, और जब आपका दिल करेगा तो उस चीज में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे।